फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम गवर्नमेंट जॉब में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं एक और न्यू वीडियो लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूँ। ये सीडीपी रिलेटेड क्वेश्चन मैं करवाती हूँ। ये सीटेट प्रीवियस पेपर है जो 6 जनवरी 2022 को हुआ था। मेरा जो प्रीवियस पेपर कराने का इंटेंशन सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताना नहीं होता है। मैं उसको एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करती हूँ, सारे जो क्वेश्चन है उसको विश्लेषण करती हूँ, उसके बाद ही ऑप्शन तक पहुँचते हैं। इससे क्या होगा कि आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्ज़ाम कब हुआ है। तो ये 6 जनवरी 2022 को एग्ज़ाम हुआ है और हमने इसमें से 15 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज 16 से कराऊंगी मैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, समावेशन का क्या अर्थ है? सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना, भेदभाव को बढ़ावा देना और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता, भागीदारी और जुड़ाव के असमान अवसर। तो चलिए ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, क्वेश्चन को समझ कर पढ़ते हैं। भागीदारी और जुड़ाव को असमान अवसर नहीं, सभी बच्चों के समान अवसर मिलना चाहिए। समावेशन का मतलब यही होता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और समान आवश्यकता वाले बच्चों को साथ साथ रहकर उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। तो यही मतलब है असमान अवसर भागीदारी, और जुड़ाव को असमान अवसर, तो ये गलत है। भेदभाव को बढ़ावा देना, भेदभाव को बढ़ावा देना ये बहुत गलत बात है। और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता ये भी गलत है। अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना नहीं, अगर अनुचित प्रयास और अलगाव जो पैदा करने वाली बाधाएं हैं उनको अनदेखा नहीं करना है, उसको देखकर उसका कारण का निवारण करना है। तो ये भी क्या है? गलत है। सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, बिल्कुल सभी विद्यार्थी किस बैकग्राउंड से बच्चे आए हैं आपको उनके तरीके से नहीं देखना है, उससे निरपेक्ष होकर चीज़ों को अपनाना है। तो ये क्या है? पॉजिटिव है। तो ये अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक बार और देख लेते हैं कि समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है। तो समावेशी शिक्षा का मतलब होता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और सामान्य बच्चों को अलग अलग शिक्षा देने के प्रस्ताव का विरोध करती है। अर्थात समावेशी शिक्षा सामान्य बच्चों और विकलांग बच्चों को एक साथ एक ही वातावरण में शिक्षा देने पर बल देती है। आप अगर सिर्फ जो कीवर्ड है, कीवर्ड को आप समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहने का मतलब अगर समावेशन का मतलब समझ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको इतना ही समझना है कि समान बच्चे और आवश्यकता वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को साथ में आपको एजुकेशन देना है, कोई भेदभाव नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? जो चीज़ें मुख्य है इंडिकेट करती है कि हाँ इस पर ही सब कुछ क्वेश्चन टिक रहा है, तो उसको सबसे पहले अंडरलाइन कर लें। यहाँ पर बोल रहा है बचना चाहिए किसको? विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ठीक है, हर विद्यार्थी को पहचाने और उसका सम्मान करें। प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभव को प्राथमिकता दें। शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें। कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें। तो यहाँ पर बोल रहा है बचना चाहिए, यानी नेगेटिव बातें कर रहा है। जो अलग अलग पृष्ठभूमि से, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से बच्चे आए हैं तो उनके बारे में बोल रहा है कि किससे बचना चाहिए। तो कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें, ये पॉजिटिव है। शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें, विविधता शामिल करेंगे तो सभी को मौका मिलेगा, सभी सामाजिक परिवेश को समझने का मौका मिलेगा, ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो इसलिए नहीं हो सकता। प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभव को प्राथमिकता दें, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभव को प्राथमिकता देने से नहीं, पर्टिकुलर बात हो रहा है, ये तो गलत है। यही अपना आंसर होगा। ये है हर विद्यार्थी को पहचाने और उसका सम्मान करें, बिल्कुल ये भी पॉजिटिव है। बच्चे को पहचाने और उसका सम्मान करें, किस IQ लेवल का है, किस तरीके का है बच्चा, तो सम्मान करें उसका। तो अपना आंसर होगा बी, प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभव को प्राथमिकता दें। कहने का पर्टिकुलर किसी जो समूह है उनको ज़्यादा महत्व नहीं देना है, सबको साथ लेकर चलना है। तो अपना क्या है, या बचना चाहिए। यहाँ पर बचने के लिए क्या करना है आपको? प्रभुत्वशाली समूह के अनुभवों को प्राथमिकता दें। क्वेश्चन नंबर 18 है, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? डिस्लेक्सिया जो है पढ़ना, गायन, सोच, चलना। तो पढ़ने से संबंधित है डिस्लेक्सिया। डिस्ग्राफिया आपके लिखने से संबंधित होता है। तो आंसर है पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 19 है,
क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में बोल रहा है, समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा। प्रभावी यानी कि पॉजिटिव पूछ रहा है। अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विद्या को ही अनुमति दें। विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने। बहुत लंबे और बारंबार दत्त कार्य दें। सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। तो चलिए ये ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विद्या, केवल अपने आप में नेगेटिव है, चीज़ों को बांध दिया है। हमें विविध तरीके अपनाने चाहिए, ना कि केवल निश्चित तरीके ही अपनाने चाहिए। तो ये क्या है, गलत है। विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने, नहीं, ये भी गलत है। बहुत लंबे और बारंबार दत्त कार्य दे, नहीं, बच्चे इससे उब जाएंगे। तो सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें, बिल्कुल, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। सबके समझने सोचने की क्षमता अलग अलग होती है। तो हम एक ही चीज़ों को सबको बांध नहीं सकते एक ही चीज़ों से। तो क्या है, कई विकल्प प्रदान करें ताकि बच्चा अपने क्षमता के अनुसार चीज़ों को आगे बढ़ाए। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रतिभावान विद्यार्थी। अब बोल रहा है कि प्रतिभावान विद्यार्थी जो है वो क्या करते हैं, कैसे समझते हैं, क्या करते हैं। तो जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। अपने आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं। सरल और आसान कार्य को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता, अभाव नहीं, बहुत ज़्यादा अप टू डेटेड होते हैं बच्चे। ये बहुत ज़्यादा, इनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी समझ जाते हैं और एक ही तरह के कार्य करने से बोर हो जाते हैं। इनको कुछ चुनौतीपूर्ण कार्य बहुत अच्छा लगता है, तो ये जल्दी सीख जाते हैं और इसलिए सभी बच्चों से आगे करके बैठ जाते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है, मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता नहीं, ये गलत है। सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति नहीं, ये हार्ड कार्य जो संघर्षपूर्ण होता है वो वाले कार्य चुनते हैं। सहज इनको बिल्कुल नहीं, ये बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि फटाफट कार्य कर लेते हैं। तो ये सरल कार्य नहीं चुनते हैं। अपने आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को हल करने में क्या है, असमर्थ, बिल्कुल गलत। इनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बहुत जल्दी समझते हैं। जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित कर लेते हैं, ये बिल्कुल पॉजिटिव है। प्रतिभाशाली बच्चे का IQ लेवल बहुत तेज होता है, तो ये चीज़ के जानकारी को बहुत जल्दी समझ लेते हैं और अवशोषित करने अपने आप में ग्रहण कर लेते हैं। अब सभी बच्चों से कार्य आगे करके और ये बैठ जाते हैं। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सा मदद ली जाती है, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको समझाने के लिए मदद ली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए। सहज अनुमान लगाने के लिए खाली स्थान करना चाहिए। तो एक शिक्षक को बोला जा रहा है कि एक शिक्षक को विद्यार्थी को प्रश्नों का उत्तर सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, दंडित करना चाहिए, अवरुद्ध करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा, बिल्कुल ईजी है, प्रोत्साहित करना चाहिए, अनदेखा नहीं, बिल्कुल गलत, दंडित बिल्कुल नहीं, अवरुद्ध बिल्कुल नहीं, प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्यार्थियों को हाल में सीखे गए संप्रदाय का विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। कहने का मतलब बच्चा कोई कॉन्सेप्ट है जो भी तुरंत ही सीखा है और उसका लंबे समय तक याद रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए। विभिन्न उप संप्रदाय के बीच संबंधों को क्रियान्वित करना, संप्रदाय के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना, अधिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना, बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना। तो क्वेश्चन क्या था, किससे बचना चाहिए, इसको अंडरलाइन करें। क्या बोल रहा है, किससे बचना चाहिए। जो बच्चा कोई अभी संप्रदाय कॉन्सेप्ट तुरंत सीखा है और उसका विस्तारण यानी कि लंबे समय तक याद करने के लिए उसको क्या क्या करना चाहिए, उसको बचना चाहिए। पर क्या बोला कि क्या नहीं करना चाहिए। तो विभिन्न उप संप्रदाय के बीच संबंधों को क्रियान्वित करना, बिल्कुल करना चाहिए। संप्रदाय के उदाहरण और गैर उदाहरण देंगे तो बच्चे अस्थायी समय तक, लंबे समय तक उसका याद होगा, उसका जो याददाश्त है वो विस्तारण होगा। अधिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना, बिल्कुल
अभी सही है, लेकिन क्या है ये पॉजिटिव है, हमें यहाँ पर नेगेटिव बचने की बात कर रहा है। तो बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना, ये क्या है? गलत है, ये अपना आंसर है। बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों को बिना समझे नकल करने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों को समझ कर, ताकि जो याद ये चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो जाए और कॉन्सेप्ट जो है वो लंबे समय तक अस्थायी बन जाए उसके दिमाग में। तो यहाँ पर क्या बोला? नकल करने की बात कर रहा है, जो नेगेटिव है, और यही आंसर है। एक शिक्षक को ये नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है? किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके? जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो, जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो, जो अमूर्त से सरल की ओर बढ़ता हो। यहाँ पर बोला है विफलता को कम किया जा सकता है, जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, यही आंसर है अपना। फिर भी हमें पूरा ऑप्शन देखना है, जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो। अगर बहुत ज़्यादा अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल होगा तो बच्चे जल्दी नहीं समझ पाएंगे, अगर समझ नहीं पाएंगे तो असफल ही होंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है? विफलता को कम करना है, ना कि बढ़ाना है। तो ज़्यादा जो कार्य चुनौतीपूर्ण होगा तो इसे विफलता ही मिलेगी, ना कि सफलता। जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो, जो उनके दैनिक जीवन में से मेल ना खाता हो, तो बच्चे कहाँ से जानेंगे? उसको समझते ही नहीं है। कहा जाता है कि बच्चे जो उनके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ हो, उससे संबंधित ही पहले चीज़ों को समझें, ताकि इन बच्चे क्या है इजीली समझ पाएंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? अप्रासंगिक है, उसके संदर्भ से जुड़ा हुआ ना हो, तो ये क्या है? ये भी नेगेटिव है। जो अमूर्त से सरल की ओर होता हो, नहीं, जो मूर्त से अमूर्त की ओर होता हो उसे बच्चे जल्दी सीखते हैं। अगर अमूर्त से सरल की ओर बढ़ेगा तो क्या होगा? बच्चों को विफलता ही हाथ लगेगी। तो क्या है यहाँ पर? ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। सिर्फ ये पॉजिटिव है, जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हुआ हो, जो उनके परिवेश में आता हो, बच्चे उससे संबंधित चीज़ों को जल्दी सीख पाते हैं। तो इससे क्या होगा? सफलता हाथ लगेगी। अगर बच्चे सीख जाएंगे तो सफलता हाथ लगेगी, ना कि विफलता। क्वेश्चन नंबर 24 है, सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? सार्थक चीज़ें जिसका अर्थ हो, सार्थक जो जिसका अर्थ हो चीज़ें सीखने के लिए निम्न से क्या महत्वपूर्ण है? कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना, जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, ऐसे उदाहरण जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हुआ नहीं हो। सार्थक सीखने वाली बातों के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना। अगर आप बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देंगे तो बच्चों में आत्मसम्मान आएगा और चीज़ें क्या है? बच्चे ढंग से सीख पाएंगे, अर्थपूर्ण तरीके से सीख पाएंगे। अगर बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह दिया गया, उन महत्व दिया गया, तो बच्चे ढंग से सीख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, विद्यार्थियों को नए संप्रदाय पढ़ाते समय, यहाँ पर न्यू कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, नए संप्रदाय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? यहाँ पर नेगेटिव बोल रहा है, क्या नहीं करना चाहिए एक शिक्षक को नया कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें, उस संप्रदाय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें, पहले जटिल उदाहरणों को प्रस्तुत करें, फिर सरल की ओर बढ़ें, नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना। बिल्कुल, अगर पहली सीढ़ी के बाद ही दूसरी सीढ़ी बनती है तो जो बच्चों की जानकारी पहले है उससे जोड़ते हुए आगे बढ़ाएं, तो ये क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ पर बचने की बात कर रहा है तो ये नहीं हो सकता। पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़ें, बिल्कुल नहीं, पहले सरल से जटिल की ओर बढ़ा जाता है। जो बच्चे जानते हैं, जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हुआ हो, या बच्चे जो जानते हैं इजली सीख पाए हैं, तो उसको जोड़ते हुए जटिल की ओर ले जाएं। तो यहाँ पर भी ये क्या है? ये भी यही आपको बचना चाहिए। ऐसा नहीं करना है आपको, पहले सामान्य चीज़ें, सरल चीज़ें प्रस्तुत करनी है, उसके बाद जटिल चीज़ें प्रस्तुत करनी है, तो ये आपका आंसर होगा। और देखते हैं, उस संप्रदाय से संबंधित गैर उदाहरण भी प्रस्तुत करें ताकि बच्चे ढंग से सीख पाए। उन्हें दिए गए उदाहरण में से सामान्य गुण खोजने के लिए, तो ऐसा भी करना है। सिर्फ क्या नहीं करना है आपको? पहले जटिल अवधारणाओं को नहीं, पहले सरल अवधारणाओं को, उसके बाद जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें। क्वेश्चन नंबर 26 है, विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न को उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उनकी मदद की है। ऐसा करने में विद्यार्थी खाली स्थान का विकास कर रहा है। विद्यार्थी जो विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर
कोई जानकारी बच्चे के पास उसके जो याद कर रखा है उससे संबंधित उसके स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की है। यानी बच्चा मनन कर रहा है, जो चीज़ें उसके जो चिंतन के द्वारा अपनी चीज़ों को मनन कर रहा है कि हमने कौन कौन चीज़ें हैं जो मेरी मदद की है। तो इसका मतलब क्या हो कि बच्चा क्या कर रहा है, विलंबित नकल नहीं, ये नकल नहीं कर रहा बच्चा। आत्मकेंद्रियता नहीं, ये भी नहीं होता है। अति औचित्य नहीं, यहाँ पर अधिसंज्ञान कर रहा है, कहने का अपने आप को बच्चा अपटूडेटेड कर रहा है, अपने चिंतन के द्वारा अपनी चीज़ों को मनन कर रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरे को मदद की हैं। तो इसका मतलब होता है अधिसंज्ञान। क्वेश्चन नंबर 27 है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि अधिसंज्ञान का थोड़ा सा हम इजीली फॉर्म में समझते हैं कि अधिसंज्ञान का मतलब क्या होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी अपने विचारों या चिंतन शैलियों के माध्यम से अपने स्वयं के ज्ञान पर मनन करता है। इसमें क्या बोल रहा है कि बच्चा अपने जो विचार है और चिंतन शैलियाँ हैं उसके माध्यम से स्वयं के ज्ञान पर जो है मनन करता है, स्वयं के ज्ञान पर मनन करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, आपको कीवर्ड समझना चाहिए, अगर आप कीवर्ड समझ लेंगे तब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को खाली स्थान कहा जाता है। लक्ष्य प्राप्त करने का मतलब कि कोई चीज़ लक्ष्य प्राप्त करना है उसके चरण स्टेप वाइज निर्देश जो दिए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, कलन विधि, स्वतः शोध प्रणाली, साधन, लक्ष्य विश्लेषण, स्मृति सहायक विधि। तो इसका मतलब होता है एल्गोरिदम, यानी कि कलन विधि। इसमें क्या होता है, लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश दिए जाते हैं। ये अब कलन विधि है क्या, तो इसमें क्या, ये गणित संगणक यानी कि गणित संगणक या विद्याओं में किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक चरणों के समूह को कलन कहते हैं, यानी कि एल्गोरिदम कहते हैं। यहाँ पर क्या है, कलन विधि को किसी स्पष्ट रूप से परिभाषित गणनात्मक समस्या का समाधान करने का एक टूल समझा जा सकता है। किसे, कलन विधि में क्या होता है, किसी स्पष्ट रूप से परिभाषित गणनात्मक समस्या का समाधान करने का एक टूल समझा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियाँ उसके बारे में क्या बतलाती है। अगर विद्यार्थियों के बीच में किसी बात को लेकर भ्रांतियाँ हैं तो क्या बतलाती है, अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया, उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं, अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ, गंभीर संज्ञानात्मक कमियां और तंत्रिका संबंधी विकार। तो इसका आंसर होगा अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो उसमें क्या होता है, हम अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करते नई जानकारी में मदद करता है। उसके बाद विद्यार्थियों के जो बीच भ्रांतियाँ हैं ना, उसके अवधारणाओं के बारे में मूल और सहज जो होते हैं समझ बतलाती है कि कुछ गलतफहमियां नए सीखने में महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर सी। अगर कोई बच्चे के संबंधित कोई भ्रांतियां है तो उसमें अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया नहीं है, उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं नहीं है, ये क्या है, अवधारणा के बारे में भोली और सहज समझ। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है। यानी कि क्या होता है, किस स्थिति में बच्चा अपने आप पर गर्व महसूस करता है। जब असफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, जब असफलता का कारण दूसरों को माना जाता है, जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, जब सफलता का कारण दूसरों को माना जाता है। तब जब बच्चों में गर्व कब महसूस होगा, जब सफलता का कारण स्वयं को मानता है, उसको लगता है कि मैंने जो कर्म किए हैं उसके बदौलत ही मुझे सफलता मिली है। उस समय बच्चों में बहुत ज़्यादा गर्व होता है कि मैंने अपने कर्म से मैंने चीज़ों को पा लिया है। तो बस यही है कि जब सफलता का कारण बच्चा स्वयं को मानता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बाय बाय।